गलियां नाल मिला दित्ती तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे तेरे नैनां दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे नगीने लिश्क दे देखे नतीजे रिस्क दे देखे ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे तेरे नैनां दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे आ आ आ हो मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे नैनां दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे नगीने लिश्क दे देखे नतीजे रिस्क दे देखे ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे तेरे नैनां दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे एडिक्शन सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर जिसे मेडिकल में कहा जाता है कि सब्सटेंस नशा यूज़ इस्तेमाल डिसऑर्डर मतलब कि उसके साथ वाबस्ता कोई डिसफंक्शनैलिटी कोई बेतरतीबी जिसमें लाइफ के चारों डोमेन्स शामिल हो सकते हैं। एडिक्शन जो है जिस तरह हम कहते हैं कि एक फैमिली सिस्टम डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा कि अगर एक बंदा जो है डिस्टेबलाइज हो रहा है तो बाकी इस तरह से अडाप्ट कर लेते हैं कि बीमारी को जो है वो बढ़ावा मिल जाए। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई एक फैमिली मेम्बर या तो ये कर सकता है कि कम्प्लीटली आइसोलेट कर ले और अवॉइड करने लग जाए सिचुएशन को, तो उसको हम कहेंगे अवॉइडर बिहेवियर। एक और पैटर्न जो कि फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है जिसका नाम है प्रोवोक करना, इश्तियाल अंगेज़ी। प्रोवोकिंग ऑपोजिट है फैसिलिटेशन का, इनेबलिंग का। इसमें क्या होता है कि जब फैमिली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, चीज़ें बता के समझा के पेशेंट को बार बार बताते हैं कि आप ऐसा कर लें, आप चीज़ों को बेहतर कर लें, पहले तो समझा रहे होते हैं, लेकिन जब एक पॉइंट आता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उसमें हमारे पास आता है प्रोवोकिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट और आज के शो में सबको वेलकम है। जो हमारा शो है यू आस्क्ड फॉर इट, इसके अंदर हम जो चंद साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रिकमेंडेड होती हैं टू हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, वो डिस्कस करते हैं। जो मंडे का शो है उसके अंदर हम कुछ डिजीज़ेज़ और डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं अपने पैनल के साथ, उनकी बायोकेमिस्ट्री, उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं और आखिर पे जो मेडिकेशन और मैनेजमेंट होती है ईच डिज़ीज़ की स्पेसिफिक, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम डेली बेसिस पे फ्रॉम 7 PM to 8 PM ब्रॉडकास्ट किया जाता है पाकिस्तान के तीनों बड़े शहरों से, जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद और कराची शामिल हैं। डेज़ कुछ इस तरह डिवाइडेड हैं कि सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे 4 दिन लाहौर स्टूडियो से, वेडनेसडे इस्लामाबाद स्टूडियो से एंड थर्सडे एंड फ्राइडे जो कराची क्लिफ्टन है एंड कराची नाज़िमाबाद, वहाँ के विलिंग वेज सेंटर्स के प्रोफेशनल्स आपकी खिदमत में हमारा शो प्रेजेंट करते हैं। तो आज के दिन लाहौर की बारी, और जैसे मैंने बताया कि मंडे को हम कोई ना कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह आज के दिन जो हमारे पैनल के साथ में जो ज्वाइन किया है डॉक्टर रहमा ने, डॉक्टर रहमा मेडिकल ऑफिसर
विलिंग वेज पाकिस्तान लाहौर सेंटर से वाबस्ता जो मेडिकल नीड्स हैं पेशेंट्स की, फैमिलीज़ की, साइको एजुकेशन रिगार्डिंग डिजीज़ वो देती हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं मिस मरियम इलियास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और विलिंग वेज पाकिस्तान लाहौर सेंटर से वाबस्ता जो क्लिनिकल साइड पे, साइकोलॉजी की साइड पे साइको एजुकेशन है, जो स्किल ट्रेनिंग है 4 days 4 hours regarding craving management and multiple other techniques अपने पेशेंट्स को, फैमिलीज़ को सिखाती हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। थैंक यू सो मच। सो जो आज हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट वन ऑफ द मोस्ट मेजर साइकेट्रिक इलनेसेस जो विलिंग वेज भी जिसके लिए मशहूर है, जिसकी मैनेजमेंट के लिए मशहूर है, एडिक्शन, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, जिसे मेडिकल में कहा जाता है कि सब्सटेंस नशा, यूज़, इस्तेमाल, डिसऑर्डर मतलब कि उसके साथ वाबस्ता कोई डिसफंक्शनैलिटी, कोई बेतरतीबी जिसमें लाइफ के चारों डोमेन्स शामिल हो सकते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के दिन। और इसका जो डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट है, जो नशे की बीमारी है, ये होती क्या है, कैसे होती है, कब तक रहती है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करती है, ये सारी बातें आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ क्या इसकी मैनेजमेंट होती है, फैमिली की तरफ से जो चीज़ें डिज़ीज़ को, बीमारी को बढ़ावा दे रही होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह उनको ख़त्म किया जा सकता है, क्या मेडिकेशन, क्या काउंसलिंग, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इस डिज़ीज़ के लिए लेके आने पड़ते हैं। तो आगाज़ करते हैं हम थोड़ा सा डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट से कि जो नशे की बीमारी है, जो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर है, जो एडिक्शन की बीमारी है, ये है क्या और कैसे होती है। इसके मुतल्लिक जो लिटरेचर में पढ़ने को मिलता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो 4 वर्ड्स सिखाए जाते हैं जिनमें प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, अल्टीमेटली फेटल इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, ये 4 लफ्ज़ सिखाए जाते हैं। हम इनको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा मैं कि हम सीखें इससे कि इनसे क्या मतलब क्या है इनका। ये 4 वर्ड्स बता तो दिए, रटवा तो दिए, लेकिन इनके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है, इनसे क्या चीज़ें वाबस्ता हैं। तो पहला वर्ड प्राइमरी। प्राइमरी को अगर उर्दू में करें तो उसका ट्रांसलेशन बनती है, उसका तर्जुमा बनता है बुनियादी। जो बुनियादी बीमारियां होती हैं वो कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जो जीन से वाबस्ता हैं, जो विरासत में मिलती हैं। जैसे जीन्स का अगर एक्सप्लेन करूं तो जीन्स वो कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो बता रही होती है कि एक ह्यूमन बीइंग की, एक जानदार की क्या खसूसियात होंगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या उसकी 2 आंखें होंगी, क्या उसका नाक होगा, क्या उसके जो दांत हैं वो प्रॉपर होंगे, क्या उसके जो बाल हैं वो होंगे कि नहीं होंगे, अगर हैं तो किस कलर के होंगे। मतलब कि सारी चीज़ें फ्रॉम हाइट टू वेट टू एवरीथिंग, उसकी फंक्शनैलिटी कैसी होगी, क्या वो शुगर को हज़म कर पाएगा कि नहीं, जो देखने को मिलता है डायबिटीज़ के अंदर कि वो भी एक प्राइमरी बीमारी है। वो जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो भी एक प्राइमरी बीमारी है। इसी तरह इसी कैटेगरी के अंदर बीमारी आती है नशे की बीमारी, कि विरासती बीमारी है जिसके पीछे कोई अपनी कोई दूसरी वजह नहीं है, बल्कि ये खुद ऑन इट्स ओन एक रीज़न है बीमारी की। तो एक बुनियादी बीमारी जिसका जीन से कोई लिंक है, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डिजीज़। इसके साथ दूसरा वर्ड अटैच होता है क्रॉनिक का। तो क्रॉनिक को उर्दू में तर्जुमा करें तो कुछ कहते हैं कि जो देर तक रहने वाली है, जो सानी है, जो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। अच्छा, इसके अंदर साथ ही सवाल आता है, साथ ही ख्याल आता है कि क्या अब जो ख़राबियाँ चल रही हैं, जो क्राइसिस चल रहे हैं, क्या वो सारी ज़िंदगी रहेंगे? तो साथ ही बताने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह बाकी बीमारियां हैं प्राइमरी क्रॉनिक, जिनमें कैंसर भी शामिल हो जाता है, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ भी शामिल हो जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाइपरटेंशन भी शामिल है। तो मैनेजमेंट के बाद वो पेशेंट्स एज़ नॉर्मल एज़ पॉसिबल ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह कोई भी जो बंदा है विदाउट डिज़ीज़ गुजारता है। उसमें करना क्या होता है कि मेडिसिन लेते हैं अपने टाइम पे,
कुछ काउंसलिंग देते हैं, कुछ अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशंस लेके आते हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ की ही एग्जांपल लें तो उसके अंदर शुगर वाली जो शुगरियत जिनकी ज़्यादा है, जैसे फल है, आम है, अंगूर हैं, तो उनको अपनी लाइफ से या तो निकाल दिया जाता है या तो उनकी अमाउंट कम कर दी जाती है। ये डायबिटीज़ के अंदर एक सूरत हाल बनती है। इसके साथ कोई मेडिकेशन सुबह के अंदर एक गोली या फिर कोई इंसुलिन का इंजेक्शन, वो फिर उनकी मेडिकेशन बन जाता है और वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं जैसा कोई आम बंदा अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अपने काम काज पे जाता है, अपने जो ख़ानदान है उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करता है, अपनी फैमिली क्रिएट करता है और एज़ नॉर्मल एज़ एनी अदर पर्सन अपनी लाइफ स्पेंड करता है। तो इसी तरह एडिक्शन में भी जो मैनेजमेंट है वो एक कोई मेडिसिन हो सकती है, मेंटेनेंस डोसेज, जिससे वो अपने केमिकल इम्बैलेंस पे कंट्रोल रख सकता है, फिर अपनी काउंसलिंग रखता है और आखिर पे कोई ना कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कि एक अपने इलाज में जब आ जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ स्पेंड करता है। कुछ उसके अंदर भी हदायत आ जाती हैं, कुछ प्रिकॉशंस आ जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि इस बंदे से नहीं मिलेगा, इस जगह नहीं जाएगा, इस टाइम पे नहीं जाएगा, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके मैनेज की तरह साइड पे ले जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा वर्ड जिसे कहते हैं क्रॉनिक, मतलब कि लाइफ लॉन्ग, और लाइफ लॉन्ग से मुराद के अगर मैनेज हो जाए, मैनेज के साथ चलता रहे तो अच्छी खासी ज़िंदगी वो भी गुजार सकते हैं। तीसरा वर्ड आता है प्रोग्रेसिव का। प्रोग्रेसिव में देखने को मिलता है कि ये बीमारी एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। जैसे बाकी प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां भी प्रोग्रेसिव होती हैं, एडिक्शन की बीमारी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली होती है। जब उसको इलाज में लेके आया जाता है तो उसकी प्रोग्रेस को रोका जा सकता है, उसकी प्रोग्रेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये बात आती है प्रोग्रेशन की। इसीलिए जब लेटर एज के अंदर जब उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते आगे पेशेंट जाता है और बाद में रिलैप्स होता है, तो उसकी जब दोबारा रिलैप्स के बाद कंडीशन बनती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ख़राबी की तरफ देखने को मिल रही होती है। इसीलिए लेटर एज पे हमें ज़्यादा इसकी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया तीसरा प्रोग्रेशन का करैक्टरिस्टिक सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का। आखिरी जो एक रियलिस्टिक फैक्ट हमें अपने पेशेंट्स को, अपनी फैमिलीज़ को बताने की ज़रूरत पड़ती है कि ये बीमारी इस तरह की बीमारी है कि जैसे बाकी कुछ बीमारियां होती हैं कि अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये हतमी तौर पे फेटल भी हो सकती हैं, ये हतमी तौर पे जानलेवा भी हो सकती हैं। आइदर या तो ये अपने आप में कोई ओवरडोज हो के कोई भी पेशेंट किसी नशे के ओवरडोज की वजह से आफत हो सकता है, मर सकता है, या फिर उसके नशे के जो ज़ेरे असर कोई रैश ड्राइविंग में, कोई एक्सीडेंट में, कोई लड़ाई झगड़े में, कोई किसी और वजह से भी अपनी जान से हाथ धो बैठ सकता है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट्स को जो फैमिलीज़ जितनी जल्दी इलाज में ले आती हैं उतनी जल्दी और उतनी आसानी से उसका इलाज मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जैसे जो थर्ड प्रोस्पेक्ट है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोग्रेसिव है, तो जितनी जल्दी इलाज में लाएंगे उतनी जल्दी उसका अच्छे तरीके से इलाज हो जाएगा। जो उसका केमिकल इम्बैलेंस आया होगा, जो उसके ब्रेन के अंदर चेंजेस आए होंगे वो कम आए होंगे, वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए होंगे अभी, तो उनको ईज़िली ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम एक डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं कि पहले डिस्क्राइब किया जाता है कि ये बीमारी आती कहाँ से है, बुनियादी है। फिर ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली बीमारी है, मतलब कि इसका कुछ ना कुछ मैनेजमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगा, चाहे वो मेडिकेशन हो, चाहे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आए बंदा। तीसरा कि प्रोग्रेसिव है, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ख़राबी में जाती रहेगी, आखिर के इससे जान भी जा सकती है। तो ये डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट कहलाता है और उम्मीद है कि सबने इसको जाना होगा। हम इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस डिज़ीज़ के अंदर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंदर
क्या वो डिसऑर्डर आ रहा होता है, क्या वो डिसफंक्शनैलिटी आ रही होती है जो बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल के तहत हम डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो बायो साइको सोशल मॉडल है ये हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। और वक्फे के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फैमिलीज़ के अंदर क्या देखने को मिलता है जिन रवैयों से बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही होती है। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। तो आज के दिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, इट इज़ अबाउट सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, नशे की बीमारी, एडिक्शन की बीमारी। तो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो बायोकेमिस्ट्री उसके अंदर होती है वो सिमिलर होती है कि आपका रिवॉर्ड पाथवे जो आपके ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम है, जो एनिमल ब्रेन है, वो हाईजैक कर लेता है आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो आपकी रैशनल थिंकिंग सारी कर रहा होता है। जिससे देखने को मिलता है कि लाइफ के अंदर चारों जो डोमेन्स हैं हेल्थ के, वो चारों डोमेन्स किसी ना किसी लेवल पे अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा अपनी डॉक्टर रहमा से कि ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें कि क्या वो चेंजेस आ रहे होते हैं इन बायोलॉजी, इन साइकोलॉजी और साथ में सोशल और स्पिरिचुअल डोमेन्स के अंदर जो डिसऑर्डर की तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें इसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर डायग्नोस करना पड़ता है और एक ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट को लेके आने की ज़रूरत पड़ती है। जी। हम बारी बारी चारों डोमेन्स की बात करेंगे। जिस तरह से सबसे पहले अगर हम बायोलॉजिकल डोमेन की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपके जो ब्रेन के अंदर केमिकल्स आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल के ऊपर सबसे पहले डैमेज आ रहा होता है। यानी आपके डोपामीन पाथवेज जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। इसी तरह आपके जो है सेरोटोनर्जिक पाथवेज वो भी होते हैं। गाबा एक्टिविटी कुछ पाथवेज के अंदर डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रही होती है। मतलब वेरियस केमिकल्स वेरियस पाथवेज को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक पाथवे जो सबके अंदर हो रहा है इनफैक्ट, दैट इज़ योर रिवॉर्ड पाथवे, जो कि आपको बताते हैं कि एक चीज़ आप कंज्यूम करेंगे तो इट जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ एंटिसिपेशन कि आप नेक्स्ट टाइम दोबारा वो कंज्यूम करें। तो यानी ब्रेन के अंदर केमिकल लेवल पे एक चेंजेस आ रहे हैं। सेकेंडली, अगर सब्सटेंस यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है या फिर बहुत इंटेंस है तो वो स्ट्रक्चरल डैमेज भी कॉज करे आपके ब्रेन के अंदर, यानी इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। कुछ एरियाज़ जो है, अगर हम पेट स्कैन्स वगैरह देखें तो उसके अंदर नज़र आता है कि कुछ एरियाज़ जो हैं जब सब्सटेंस यूज़ में होता है कोई, तो वो लाइट एंड एरियाज़ के तौर पे नज़र आते हैं नॉर्मल ब्रेन के अंदर, और उसके अंदर डल हो जाते हैं वो यानी एरियाज़। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कोई एब्सटिनेंस में रहता है तो वापस रीजनरेशन स्टार्ट होती है या फिर रीवायरिंग स्टार्ट होती है ब्रेन पाथवेज़ की। तो एक तो ब्रेन के लेवल पे इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। दूसरी चीज़ बायोलॉजिकल, अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं ड्रग्स। जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करें, कुछ लोग अल्कोहलिज्म के अंदर होंगे तो उनके अंदर सिरोसिस हो जाता है, लिवर सिरोसिस, तो लिवर डैमेज हो रहा है। एट द सेम टाइम आपकी किडनीज़ भी इम्पैक्ट हो रही होती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है ड्रग्स, तो क्लियरेंस के दो ही रूट्स हैं, या तो आपके किडनीज़ होती हैं या फिर लिवर है, तो दोनों चीज़ें डैमेज हो सकती हैं किसी ना किसी ड्रग की वजह से। फिर उसके बाद आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट का सिस्टम भी जो है वो मुतासर हो रहा होता है इसकी वजह से। कोई यूज़ कर रहा होगा तो उसको जब वो एब्सटेनेंस में जाते हैं तब भी इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, यानी एंग्जाइटी हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं। जब वो यूज़ करे तो कंस्ट्रिक्शन की एबिलिटी भी, हमारी ब्लड वेसल्स की इफ़ेक्ट हो रही है। तो यानी आपके सिस्टम के जितने भी आप नोट करें हेड टू टोज, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ड्रग यूज़ से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। अब
कितने इफ़ेक्ट हो रहे हैं ये डिग्री ऑफ सब्सटेंस यूज़ पे डिपेंड करते हैं या इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फिर एट द सेम टाइम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में हमारी स्लीप वेक साइकिल और न्यूट्रिशन और ये सारी एक्सरसाइज वगैरह भी आ जाती है, फ़िज़िकल हेल्थ भी, तो वो भी इफ़ेक्ट हो रही होती है, यानी स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ रही होती हैं, एपेटाइट चेंजेस आ रहे होते हैं, भूख या तो लग ही नहीं रही या फिर बहुत ज़्यादा लग रही है, और फिर जंक कंजम्पशन आ रही होती है। एट द सेम टाइम एनर्जी या तो बहुत ज़्यादा है, अगर कोई स्टिमुलेंट यूज़ करे या फिर डिप्रेसेंट्स यूज़ करे तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्सरसाइज वैसी नहीं होती जैसे हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, वॉक वगैरह वाली। तो यानी फ़िज़िकल हेल्थ भी आपकी इफ़ेक्ट हो रही है, रूटीन भी इफ़ेक्ट हो रहा है। और फिर टॉलरेंस और डिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाता है इसी वजह से कि जब ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो आपकी ब्रेन को लग रहा होता है कि मुझे खाने की, सोने की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और व्हाट आई नीड इज़ ओनली ड्रग। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है इस तरह से इम्पैक्ट करता है, एडिक्शन का जो डिज़ीज़ है वो आपके लाइफ को या बायोलॉजिकल डोमेन को इस तरह से। आगे अगर हम चलें साइकोलॉजिकल डोमेन की तरफ, तो उसमें जब एक बंदा कॉन्स्टेंटली जो है वो ये सोच रहा है कि मैंने ड्रग कैसे हासिल करना है, उसके तरीके क्या हैं, तो क्या होता है एक ऑब्सेसिव थिंकिंग पैटर्न भी डेवलप हो जाता है कि यानी वो एक ही चीज़ की डिमांड कर रही है बॉडी, और वो एक ही चीज़ को हासिल करने के बारे में 24 आवर्स सोचा जा रहा है अपनी ज़िंदगी के। तो इसमें एक ऑब्सेसिव पैटर्न्स या ऑब्सेसिव थिंकिंग्स और क्रेविंग्स की पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ये भी हो रहा है कि इसकी वजह से एंग्शियस थॉट्स या एंग्जाइटी जनरेट होती है बॉडी के अंदर। अगर ड्रग नहीं मिल रहा है या उसके सोर्सेज नहीं मिल रहे, अरेंज नहीं हो पा रहा, तो डिप्रेसिव स्टेट भी आ सकता है। उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो पैल्पिटेशंस वगैरह भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से सोचों में क्या जा रही है, एंग्शियस स्टेट या एंग्शियस थॉट्स ही जनरेट हो रहे हैं। फिर एंगर और इरिटेबिलिटी वगैरह आना शुरू हो जाएगी। कोई आपसे बात करे तो आप इरिटेटेड फील करते हो, आपको लगता है कि आपको डिफेंस मोड आपका एक्टिवेट हो जाता है, यानी ब्रेन कॉन्स्टेंटली या तो उन चीज़ों को छुपाने के लिए सोच रहा है कि मैंने ड्रग एडिक्शन अगर मैं हूँ तो मैंने अपना ये चीज़ अपनी फैमिली से कैसे छुपानी है, या फिर जो है वो इसको अचीव करने के लिए उस तरह के पैटर्न्स अडॉप्ट करे, तो सोचें जो है वो इस तरफ ही डायरेक्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद इंसाइट का लॉस हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कितना ज़्यादा जो है मेरा मसला चल रहा है, और डिनाइल का एलिमेंट भी आ जाता है कि कभी कभार तो बिल्कुल निगेट कर देना कि मेरा कोई मसला नहीं है, और कभी कभार मिनिमाइज़ कर देना कि मेरा इतना मसला तो नहीं है, दूसरे की लाइफ ज़्यादा डिसफंक्शनल है। ये सारा भी थॉट से या माइंड का जो काम है वो वहाँ से जनरेट हो रहा है। फिर अल्टीमेटली इसकी वजह से लो सेल्फ इस्टीम हो जाती है और गिल्ट और शेम की फीलिंग्स जनरेट होने लग जाती हैं। तो ये सारा जो माइंड के लेवल पे इस तरह से जो है वो एडिक्शन इफ़ेक्ट कर रही होती है। अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो आपको हेलुसिनेशंस इंड्यूस कर रहे होते हैं या डिल्यूजनल थिंकिंग भी इंड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आपके इसी में आएगी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में, कि आपकी ऐसी सोचें आ जाना जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती, या ऐसी चीज़ें दिखाई देना या ऐसी चीज़ें महसूस होना जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करें, तो ये भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आएगा। फिर अगर हम बात करें सोशल एस्पेक्ट को या सोशल लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है, तो जब भी कोई बंदा सब्सटेंस एडिक्शन में होगा तो या तो वो छुपाने की कोशिश कर रहा होगा उसको, या फिर ऐसे सर्कल में होगा जहाँ पे सब्सटेंस सिर्फ उसको मिल रहा हो और उसको कोई चीज़ खुशी नहीं दे रही होगी, तो फैमिली के साथ उसका रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। जब फैमिली उसको जो है वो ड्रग सप्लाई या ड्रग के अंदर सपोर्ट कर रही होगी तब उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ जो है वो सारे पैटर्न्स जो है वो नेगेटिव होंगे, यानी एंगर होगा, इरिटेबिलिटी होगी, यानी फैमिली के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। एट द सेम टाइम अगर कोई स्कूल जा रहा है या वर्क प्लेस पे है तो उसका काम भी इफ़ेक्ट होने लग जाएगा, उसकी सोशल लाइफ भी, यानी फ्रेंड सर्कल भी उस तरह का बन जाएगा जो ड्रग्स के साथ सपोर्टिव हो एंड नॉट द हेल्दी वंस। और इसी तरह उसका जो स्कूल का अगर एक्टिविटी है, जैसे कोई स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करता था वहाँ नहीं करेगा, अगर उसके ग्रेड्स अच्छे आते थे तो वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, बाहर भी जनरल लोगों से भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ तो होंगे ही, साथ में मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप हो जाएगी, क्योंकि लोग इन पे जो एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा वो झूठ बोलना शुरू हो जाएगा, लाइंग, और उसके अंदर मैनिपुलेशन आना शुरू हो जाएगी, तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और वो पैरानॉइड भी हो सकता है, तो वो भी किसी पे ट्रस्ट करने की एबिलिटी नहीं रखेगा, तो उसके अंदर भी यही है कि वो उसमें भी एंगर और इरिटेबिलिटी से ऑपरेट करेगा। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो उसके ऊपर कोई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई डाल भी नहीं सकेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई और ले रहा होगा, तो जो इसको हम कोडिपेंडेंसी का एलिमेंट कहते हैं वो भी आना शुरू हो जाएगा सोशल, अगर हम एस्पेक्ट से बात करें। फिर लीगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सोशल एस्पेक्ट में ही आते हैं कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई और फ्रॉड्स हो सकते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ सेल कर दी टू अचीव ड्रग्स, और इस तरह के कोई भी कंसर्न्स हो सकते हैं, कोई किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो वो भी इनको लीगल एस्पेक्ट में यानी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। फिर उसके बाद अगर कोई
चूँकि समझा जाता है कि ड्रग एडिक्शन जो है वो एक मतलब टैबू है, कोई इस्तेमाल करता है तो वो अच्छा इंसान नहीं है या मॉरल फेलियर है, तो इस तरह से एक सोसाइटी की तरफ से उन्हें एक तरह से आइसोलेशन वाला भी पैटर्न होगा सोसाइटी की तरफ से। तो फिर जब ऐसी फीलिंग्स जनरेट होंगी तो वो ख़ुद को वैसे ही आइसोलेट कर लेंगे, तो सोशली जो है उनका कनेक्शन विद सोसाइटी वो भी डिस्कनेक्ट की तरफ जाएगा एंड दे विल फील डिस्क्रिमिनेटेड एज वेल। तो ये सोशल एस्पेक्ट पे इसका इस तरह से इम्पैक्ट होगा। फिर अगर हम जाएं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ, तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये है कि जब इंसान नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होता है तो वो गोल सेट करता है अपने, किसी कोई इसका पर्पस होता है, वो उसकी तरफ वर्क करता है। लेकिन जब कोई ड्रग एडिक्शन के अंदर होता है तो उसका लॉस ऑफ पर्पस वाली फीलिंग होती है, यानी उसको लग रहा होता है कि अब कुछ भी नहीं है, होपलेसनेस वाली फीलिंग है, मैं कुछ नहीं कर सकता अचीव, और होप भी नहीं होती और डायरेक्शन भी नहीं होती, दोनों चीज़ें लॉस हो जाती हैं। फिर ही फील्स डिसकनेक्टेड, अपने साथ भी कनेक्शन लूज़ हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम हायर पावर के साथ भी कनेक्शन लूज़ हो जाएगा। फिर क्योंकि इंसान जब ड्रग एडिक्शन के अंदर होता है तो उसके साथ जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स की हम बात करते हैं, लाइंग, मैनिपुलेशन और सारी नेगेटिव चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इंसान को पता, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग तो पता है आपको कि ये चीज़ें सही नहीं हैं और आपकी मॉरल वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं करती हैं, लेकिन आप कर तो वही चीज़ें रहे हो, तो ये आपके अंदर एक कन्फ्लिक्ट सी सिचुएशन जनरेट करता है, जिसकी वजह से फिर आपके मज़ीद नेगेटिव इमोशंस जो है वो अपने बारे में भी जनरेट होंगे और आप कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से मज़ीद गिल्ट और शेम की फीलिंग्स डिवेलप होंगी। फिर सम पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट एम्प्टीनेस इनसाइड देम, मतलब वो कहते हैं कि हमारे किसी से बात करने का दिल नहीं करा और अंदर सुकून नहीं उनको फ़ील होता, तो ये भी चीज़ जो है वो स्पिरिचुअल वाली कनेक्शन में आएगी। फिर उसके बाद दे कांट हैव ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स उनके अंदर नहीं आ सकती, या वो ना अपनी फैमिली से भी कनेक्टेड फ़ील नहीं करे, ख़ुद से भी कनेक्टेड फ़ील नहीं करे और अपने हायर पावर के साथ भी कनेक्टेड फ़ील नहीं करे। फिर उनका ट्रस्ट जो है वो लूज़ हो जाता है अपने अंदर भी कि मैं जो भी फ़ैसले करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर फ्रॉड्स की ज़्यादा हो सकती है एबिलिटीज़, जो भी लोग उनके साथ इन्वॉल्व होंगे उनके साथ भी मिस हैंडलिंग होगी, उनकी कोई भी बात करेंगे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि जो भी मैं बात करता हूँ वो सही नहीं होती, तो उनका अपने साथ भी ट्रस्ट नहीं हो पाएगा और ना दूसरों पे भी ट्रस्ट नहीं हो पाएगा। एक तो पैरानॉइड होंगे ड्यू टू द सब्सटेंस यूज़, और वैसे भी क्योंकि ऐसे इवेंट्स हो चुके होंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इफ़ेक्ट हुई होती है हमारी, तो आपके रिलेशनशिप्स इस तरह से भी इफ़ेक्टेड होंगे, तो जो सेल्फ ट्रस्ट है वो उनका नहीं होगा अपने ऊपर। इस तरह से एडिक्शन जो है वो हमारी सारी डोमेन्स को इफ़ेक्ट करती है। ठीक हो गया। तो आपने बहुत खूबसूरती से चारों डोमेन्स को एक्सप्लेन कर दिया कि बायोलॉजी कैसे अफेक्ट हो रही है, साइकोलॉजी और सोशल और स्पिरिचुअल डोमेन्स, जो चारों डोमेन्स हेल्थ के होते हैं, चारों डोमेन्स में एडिक्शन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अभी लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि फैमिली की साइड से जो रवैये देखने को मिलते हैं जिनमें प्रोवोकिंग और इनेबलिंग शामिल है, ये क्या होते हैं और किस तरह इनकी वजह से बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही होती है। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सो वेलकम बैक, आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, और आज के दिन जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट एडिक्शन, नशे की बीमारी, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि इसके मुतालिक डिजीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, बायोसाइकोसोशल मॉडल, जो डिस्ट्रप्शन का, जो डिसफंक्शनलिटी क्या होता है वो क्या है, और अब हम बात करेंगे फैमिली एस्पेक्ट से कि फैमिलीज़ के अंदर कौन से रवैये हैं जो इनेबलिंग प्रोवोकिंग, बेसिकली वो क्या है इनेबलिंग, वो क्या है प्रोवोकिंग, जिसकी वजह से फैमिली को तो लग रहा होता है कि हम हेल्प कर रहे हैं, हम
जो मरीज़ की बीमारी है उसको ख़त्म करने में मदद कर रहे हैं, उसके अंदर कोई हाथ डाल रहे हैं ताकि बीमारी से दूर रहे, नशे से दूर रहे। लेकिन इन साइंस जब उसको देखने को मिलता है तो पता लगता है कि उसकी वजह से तो जो बीमारी है वो ख़राबी की तरफ जा रही थी इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर। तो मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर अहमद, पहले आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि एनेबलिंग साइड क्या है, ये एनेबलिंग प्रोवोकिंग साइकिल की, और फिर मिस मरियम जैसे हमें प्रोवोकिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगी कि प्रोवोकिंग भी कितनी ख़तरनाक हो सकती है और होती क्या है। तो एनेबलिंग से बात शुरू करते हैं, जो सहूलतकारी है, जो फैसिलिटेशन है। तो ऑन जी को। एडिक्शन जो है, जिस तरह हम कहते हैं कि एक फैमिली सिस्टम डिसऑर्डर है, इसमें क्या होगा कि अगर एक बंदा जो है डिस्टेबलाइज हो रहा है तो बाकी इस तरह से अडाप्ट कर लेते हैं कि बीमारी को जो है वो बढ़ावा मिल जाए। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई एक फैमिली मेम्बर या तो ये कर सकता है कि कम्प्लीटली आइसोलेट कर ले और अवॉइड करने लग जाए सिचुएशन को, तो उसको हम कहेंगे अवॉइडर बिहेवियर। एक हो सकता है कि ब्लेम करना शुरू कर दें कि तुम तो हो ही ऐसे, या इस तरह की बातें करना शुरू कर दें, या हमेशा यही करते हो, इस ऐसे कहना शुरू कर दें, तो ये ब्लेमर वाला आ जाएगा। फिर इसके बाद कंट्रोलिंग बिहेवियर भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा डांट डपट करना, बहुत अंदर घर के अंदर बंद कर देना, सारी चीज़ें ले लेना, और मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती कर देना, जिसको हम कंट्रोलिंग बिहेवियर में कहेंगे। उसके अलावा रेस्क्यूअर भी हो सकता है कि अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंस आ रहा है तो उससे प्रोटेक्ट कर लिया जाए। तो ये सारे रोल्स जो हैं, इनको हम ये कहते हैं कि इनकी इंटेंट तो सही होती है, इंटेंट तो यही होती है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, पेशेंट जो है वो घर से बाहर ना जाए, या जो भी बंदा है उसकी प्रोटेक्शन जो है सिक्योर की जाए, इंश्योर की जाए। लेकिन इस सब की वजह से होता क्या है कि डिज़ीज़ जो है वो प्रोग्रेस करती जाती है। ये सारे वो रवैये हैं जो कि क्या करेंगे, डिज़ीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, और रिलैप्स के चांसेस इनकी वजह से, इन रवैयों की वजह से इंक्रीज़ हो जाते हैं, और इलाज जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाता है, इलाज में डिले आ जाता है। अब अगर हम इनेबलिंग बिहेवियर्स की बात करें, इनेबलिंग को अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो सहूलतकारी कहते हैं। यानी कोई भी ऐसे काम करना कि मरीज़ जो है वो अपनी ड्रग एडिक्शन के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो उसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ना था, वो ना उठा पाए। अब ऐसे रवैये क्या क्या हो सकते हैं कि अगर कोई फसाद कर रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसको पैसे दे दिए जाएँ कि चलो जाके कोई बात नहीं, तुम सब्सटेंस यूज़ कर लो, कोई ड्रग ख़रीद लो, कम से कम लड़ाई तो नहीं होगी। फिर उसके बाद अगर कोई किसी ने कुछ गलत कर दिया है, कोई उससे गलती हो गई है, तो बजाय इसके कि उसको बताया जाए कि ये गलत है और उसके ऊपर उसको कॉन्सिक्वेंस फेस करने दिया जाए, ये कहा जाए कि उसको कवर कर लिया जाए किसी ना किसी तरह से, उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, तो ये भी एनेबलिंग बिहेवियर में आएगा। इसी तरह अगर किसी ने कोई जैसे कोई डिसइनहिबिशन में आके या फैमिली मेम्बर्स के सामने, रिलेटिव्स के सामने कोई ऐसी बात कर दे, या वर्क प्लेस पे नहीं जा रहा, रूटीन अपसेट है उसकी, तो उसकी जगह जाके ये कह देना कि उसके ये मसले चल रहे हैं, या कोई एक्सक्यूज़ेस बना देना, बजाय इसके कि असल बात करना कि उसकी बीमारी है और वो ड्रग यूज़ कर रहा है, कि ताकि उसको पता चले कि मसला एग्जिस्ट करता है। इसके बजाय इन चीज़ को कवर अप अगर हम करते रहें, या उसको कहते रहें कि उसके लिए एक्सक्यूज़ेस बनाते रहें, तो ये भी सहूलतकारी या इनेबलिंग बिहेवियर में ही आएगा। इसके साथ साथ ये है कि अगर कुछ ज़िम्मेदारियाँ उस इंसान की हैं, जैसे अगर कोई शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, तो उनके बच्चों की ज़िम्मेदारी ले लेना, या उसकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी ले लेना रूटीन के कामों की, और उसको जो है वो बस पुरसकून माहौल दे देना कि ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ लड़ाई नहीं कर रहा तो ठीक है, जैसे भी है ये एग्जिस्ट करता रहे, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। तो ये भी जो है वो सहूलतकारी या इनेबलिंग बिहेवियर में आता है। फिर उसके बाद अगर कोई घर में रह रहा है, तो हर घर के कुछ असूल होते हैं, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं जो सेट की होती हैं कि इतने इस टाइम तक जो है वो बाहर रहना है, या इस तरह के माहौल है घर का तो इसके साथ ही एडजस्ट करना है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब कोई बंदा इसका ख्याल नहीं भी कर रहा, फिर भी उसके लिए रूम बना लेना और उसको जो है वो घर में रहने देना और जगह देना और सपोर्ट करना, ये चीज़ भी जो है वो इनेबलिंग बिहेवियर में आएगी। अब इनेबलिंग जो है वो करते क्यों हैं, और उससे थोड़ी देर के लिए क्या फ़ायदा मिल जाता है। उससे ये मिलेगा कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए क्या होगा, वो लड़ाई झगड़ा रुक जाएगा। इमीडिएटली क्या होगा, कन्फ्लिक्ट जो है रिज़ॉल्व हो जाएगी। अगर कोई क्राइसिस होने लगा था तो वो नहीं होगा, उससे प्रोटेक्शन हो जाएगी इस तरह के रवैयों से। फिर उसके अलावा ये हो सकता है कि अगर आपको उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है, जैसे कोई घर वाले होते हैं, जैसे माँ बाप हैं, अगर किसी के वो परेशान हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए
कि बच्चा बाहर जा रहा है और उसको प्यार मोहब्बत से वो कह के किसी तरह यानी पैसे दे के कहेंगे तुम घर में ही इस्तेमाल कर लो, बाहर ना जाओ, वो अनसेफ इन्वायरमेंट है। तो इससे भी क्या हो रहा है कि बीमारी तो बढ़ रही है। हाँ, उनकी परेशानी थोड़ी देर के लिए ज़रूर इससे कम हो जाएगी और वो परेशानी ख़त्म होती है तो हमें लगता है कि इनेबलिंग जो है वो प्यार, हम उनसे प्यार का इजहार करें या हमने उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर हम क्लिनिकल रियलिटी की बात करें या अगर हम ये देखें कि असल में क्या हो रहा है, तो इससे यही हो रहा है कि ये बीमारी को प्रोटेक्ट कर रही है, मरीज़ को मज़ीद बीमारी के अंदर धकेल रही है। जैसे कि हम कह रहे थे कि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, अगर हम इसको ना रोकें या इसका इलाज ना किया जाए तो ये बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इलाज में ताख़ीर का बाइस बन रही है ये चीज़ और पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा कि मेरी इस बीमारी की वजह से क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, यानी जिसको हम कहते हैं डिलेड इंसाइट या लॉस ऑफ इंसाइट, वो इसकी वजह से होगी कि पेशेंट को नज़र ही नहीं आएगा कि मेरे इन सब पैटर्न्स की वजह से या मेरा सब्सटेंस यूज़ करने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है या मेरी फैमिली को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इन सब रवैयों को हम इनेबलिंग बिहेवियर्स कहते हैं और इनकी वजह से बीमारी बढ़ती ही है और मरीज़ का नुकसान होता है और इलाज में ताख़ीर होती है। सही। तो ये हो गया सहूलतकारी इनेबलिंग बिहेवियर्स। इसके साथ ही दूसरा पार्ट आता है जो प्रोवोकिंग का होता है, जिसमें इश्तियाल अंगेज़ी, जिसे उर्दू में अगर कहें, जिसमें गुस्सा दिलाना पेशेंट को, जिसमें बुरा भला कहना। तो ये क्या होता है, इसको मिस मरियम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी और साथ ही वो बताएंगी कि जो विशियस साइकिल इनेबलिंग का और प्रोवोकिंग का बनना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट्स और फैमिलीज़ कैसे डिज़ीज़ के अंदर रहते हैं। जी जी, जैसे डॉक्टर हमा ने बहुत डिटेल में बताया कि इनेबलिंग क्या हो सकती है, सहूलतकारी फैसिलिटेशन क्या होती है। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि एक और पैटर्न जो कि फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, जिसका नाम है प्रोवोक करना, इश्तियाल अंगेज़ी। प्रोवोकिंग ऑपोजिट है फैसिलिटेशन का, इनेबलिंग का। इसमें क्या होता है कि जब फैमिली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, चीज़ें बता के समझा के पेशेंट को बार बार बताते हैं कि आप ऐसा कर लें, आप चीज़ों को बेहतर कर लें, पहले तो समझा रहे होते हैं, लेकिन जब एक पॉइंट आता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उसमें हमारे पास आता है प्रोवोकिंग। फिर वो प्रोवोक हो जाते हैं, उनके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर उनको ये लगता है, उनका जो माइंडसेट होता है, इसमें उनका जो पैराडाइम होता है वो होता है कि इफ़ आई पुश हार्डर दे विल फाइनली गेट इट। अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से बार बार बताऊंगा, फैमिली मेम्बर्स बताएंगे, तो जो पेशेंट है उसको चीज़ें समझ आ जाएंगी। पर वो जो समझाना चाह रहे होते हैं उसका उलट हो जाता है, उसका ऑपोजिट हो जाता है। क्योंकि जो प्रोवोकिंग है वो एक पर्सन में इंक्रीज़ करती है गुस्से को, शेम को, हेल्पलेसनेस को, और जब ये सारी फीलिंग्स बढ़ती हैं तो इम्पल्सिव कंट्रोल बहुत पीछे रह जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है और जो पर्सन क्लियरली थिंक भी नहीं कर पाता और वो फिर इस चीज़ से कोप करने के लिए फिर ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ करने की तरफ जाता है कि भाई मेरी फैमिली ने मुझे प्रोवोक कर दिया है और मैं वो जो इमोशंस हैं, फीलिंग है ऑफ शेम, ऑफ हेल्पलेसनेस, ऑफ गिल्ट, ऑफ एंगर, उसको कोप अप करने के लिए और ज़्यादा ड्रग्स आ जाते हैं। तो ये प्रोवोकिंग करते हैं। अब फैमिलीज़ की हम इंटेंशंस को बिल्कुल बुरा नहीं कहते, हम नहीं कहते कि उन्होंने इंटेंशनली किया होगा या वो चाहते ऐसे थे। असल में तो वो कॉमन सेंस से काम ले रहे होते हैं कि पहले आराम से समझाते हैं और जब वो खुद एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो यकदम प्रोवोक करने लग जाते हैं कि ये आप कभी नहीं बदल सकते, आप इस बीमारी से कभी भी निकल नहीं पाओगे, अब हम तुम्हारे लिए कितना करें कि तुम आगे चलो। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब ये क्रिटिसिज्म हमारे जो नॉर्मल जो सिचुएशंस होती हैं, जो कॉमन एवरीडे सिचुएशंस है, उसमें क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है कि यू कैन नेवर चेंज, लुक व्हाट यू हैव डन टू आवर फैमिली, और मॉनिटर करने लग जाते हैं, उनकी हर मूव को मॉनिटर करने लग जाते हैं, फ़ोन चेक करने लग जाते हैं और एंडलेस क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोवोकिंग में। और सम टाइम्स तो अल्टीमेटम भी दे देते हैं कि भाई आप इस महीने में चेंज ना हुए तो हम आपको घर से निकाल देंगे, हम आपके कोई रिश्ते में नहीं लगेंगे। हम जैसे कि हस्बैंड वाइफ की सिचुएशन में अक्सर बीवियाँ कहती हैं कि अगर आपने ड्रग्स ना छोड़े, अगर इस साल में ड्रग्स ना छोड़े, इस महीने में ड्रग्स ना छोड़े, इस दिन को ड्रग्स ना छोड़े, हमारी एनिवर्सरी से पहले ड्रग्स ना छोड़े या फ़लाँ की बर्थडे से पहले ड्रग्स ना छोड़े तो मैं आपको छोड़ जाऊंगी। तो अल्टीमेटम देना ये भी क्या करता है कि इससे और गिल्ट, शेम और एंगर ही बढ़ता है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इससे प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती है। ये जो फीलिंग्स हैं ये क्रिएट करती हैं क्रेविंग्स को,
और जब पब्लिकली आप कोई फैमिली मेम्बर आपको प्रोवोक करता है, उससे भी बहुत ज़्यादा शेम डेवलप होती है, क्योंकि फैमिली मेम्बर को लगता है कि हमने तो जो कर सकते थे कर लिया, अब इस पे कोई असर नहीं हो रहा, तो वो पब्लिकली भी शेम करना स्टार्ट कर देते हैं, पब्लिकली भी प्रोवोक करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके पास्ट फेलियर्स को बताएंगे। शेम से उनको लगता है कि मोटिवेशन डेवलप होगी। ये इमोशनली तो ठीक है, लेकिन इमोशनली तो ये ठीक है, लेकिन क्लिनिकली ये बहुत रॉन्ग चीज़ है। क्लिनिकली जो है ना, वो शेम बिल्ड होती है, शेम से इंसाइट नहीं बिल्ड होगी, शेम से सिर्फ क्रेविंग ही बढ़ेगी। बिल्कुल। मतलब कि शेम से क्रेविंग उनकी और ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर क्या होगा, सब्सटेंस स्टॉप होने के बजाय बढ़ जाएगा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जब क्रेविंग होगी तो जाहिर सी बात है उस क्रेविंग पे उनकी अर्ज होगी, अर्ज पे वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेंगे और दोबारा से सब्सटेंस यूज़ होगा। और फिर उसके बाद जो प्रोवोकिंग है वो रिकवरी में बिल्कुल काम नहीं आती। जैसे कि हम 100 डेज़ इंडोर की बात करते हैं, तो चले हम फैमिलीज़ को समझा देते हैं, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, तो वो अच्छे तरीके से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जब जो आउटडोर में जाते हैं, आउटडोर ट्रीटमेंट में जाते हैं, तो फैमिलीज़ वापस से प्रोवोक करने लग जाती हैं, तो उसमें रिकवरी में कोई हेल्प नहीं होती। रिकवरी को ये ख़राब करने वाली बातें हैं, ये रिकवरी को पूरी जो उसकी बुनियादें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि डिफेंसिव हो जाते हैं पेशेंट्स बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा सीक्रेसी आ जाती है, रेजिस्टेंस शो होती है, और रिकवरी जो है वो इमोशनल प्रेशर के साथ स्टार्ट हो रही होती है, और फिर पर्सन सोच नहीं सकता कि मेरे साथ क्या होगा, मैं किस तरह इस चीज़ को मैनेज करूँगा। वो पेशेंट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर रिकवरी में भी प्रोवोकिंग की जा रही हो। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इनेबलिंग और प्रोवोकिंग साइकिल, कि ये साइकिल क्या है इनेबलिंग और प्रोवोकिंग का। इसमें क्या होता है कि ऑफन फैमिलीज जो है वो ओसिलेट कर रही होती है इनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग में, या तो वो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप ऑफ देयर फैसिलिटीज़ जाकर बहुत ज़्यादा ओवर हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो हो गई इनेबलिंग। अब जब वो ये साइकिल स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले वो ओवर हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी मिस्टेक्स को कवर कर रहे होते हैं, मनी दे रहे होते हैं, फिक्स कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स को, और टेम्परेरीली तो रिलीफ मिल जाता है। लेकिन फिर ओवर टाइम क्या होता है कि हर चीज़ वो इनेबल करी जा रहे हैं, फैसिलिटेट करी जा रहे हैं, मनी भी दे रहे हैं, जैसा पेशेंट कह रहा है वैसे उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं फैमिली मेम्बर्स, विच इज़ नॉर्मल कि आप इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं एक पर्सन को और फिर भी उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसमें फैमिलीज़ को पता ही नहीं होता कि डिजीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमने भी बात भी की है कि बीमारी की नोयत क्या है, इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फिर क्या होता है कि जब वो ओवर हेल्प करते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट नहीं सुन पाता बिकॉज ऑफ हिज डिजीज़ की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो फिर वो प्रोवोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस हाई हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, एग्जॉस्शन होती है, तो वो फिर प्रोवोक करने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है कि उनको फिर गिल्ट होता है कि कहीं हम ज़्यादा हार्श तो नहीं हो गए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले फैमिलीज़ ने हर मुमकिन कोशिश की, गाड़ी लेकर दी, जैसा मरीज़ ने कहा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इस शहर में रहना है, इधर जाना है, उधर जाना है, हर चीज़ उसकी मानी गई। फिर क्या होगा, फिर भी वो ड्रग्स को नहीं छोड़ पाते बिकॉज ऑफ द डिजीज़, और लॉस ऑफ कंट्रोल होता है इसमें। फिर क्या होता है कि फैमिलीज एग्जॉस्ट होती हैं और कहती हैं कि हमने इतना कुछ किया, ये सुन नहीं रहा, फिर वो प्रोवोक कर देती हैं, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो बदल ही नहीं सकते। फिर क्या होता है, फिर गिल्ट होता है कि कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं कह दिया, ओहो इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। फिर क्या होता है, फिर ओवर हेल्पिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ द साइकिल ऑफ इनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग। दोबारा से वो हेल्प करने लग जाएंगे, दोबारा से प्रोमिसेस हो जाएंगी, और जो पेशेंट पे फोकस दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह ये एक लूप होल है, एक साइकिल है इनेबलिंग और प्रोवोकिंग का, कि पहले वो हेल्प करते हैं, जितनी एक्सट्रीम तक हेल्प कर सकते हैं करते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई रिज़ल्ट नहीं निकलते, तो वो फिर प्रोवोक कर देते हैं, प्रोवोक करके फिर उनको गिल्ट होता है तो वो दोबारा से इनेबलिंग करने लग जाते हैं। सो दिस इज़ द विशियस साइकिल ऑफ इनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग। बिल्कुल। तो ये रहा इनेबलिंग और साथ ही प्रोवोकिंग का जो पैटर्न देखने को मिलता है फैमिलीज़ में, ज़्यादातर साइकेट्रिक इलनेसेस में। लेकिन किसी भी इलनेस की अगर बात की जाए तो फैमिलीज़ का अगर कुछ रोल होगा तो कुछ ना कुछ इस तरह का ही देखने को मिलता है, जिससे अपने एंड पे तो वो सोच रहे होते हैं कि शायद कोई ना कोई हेल्प कर रहे हैं इलाज के अंदर, शायद उनके वादों से, शायद उनके डांट डपट से उनका जो पेशेंट का
रवैया है वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन इन द एंड उससे आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी ही प्रोड्यूस हो रही होती है। तो अगर ये नहीं करना, एनेबलिंग प्रोवोकिंग नहीं करना, तो करना क्या है? ये फिर उसकी मैनेजमेंट, उसकी साइको एजुकेशन, उसकी ट्रीटमेंट में बयान किया जाता है। हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जी। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। गवाची फिर दिसी खुशबू तू कलियां नाल मिला दिती। तू डुबदे अनुमत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दिती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दिलू मोरे प्यारे। जी, सो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, और आज के शो का इख्तिताम होने को है। और अब बात है कि मैनेजमेंट की, कि जो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर है, जो नशे की बीमारी है, जो एनेबलिंग प्रोवोकिंग है फैमिली की साइड से, इसका हल क्या निकलता है? कैसे हम मरीज़ को हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम मरीज़ को इलाज में लेके आ सकते हैं? तो स्टार्ट होती है बात क्राइसिस इंटरवेंशन से, जहाँ पे पेशेंट को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आम तौर पे लेके आया जाता है, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, एट द स्टार्ट ऑफ द इलाज, जो पेशेंट की मोटिवेशन होती है किसी भी इलाज में आने की, वो ज़ीरो या ज़ीरो से भी कम होती है। उसकी मोटिवेशन पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। इनिशियली उसके इलाज के अंदर उसके प्रोफेशनल्स, उसके फैमिली मेम्बर्स उसकी मोटिवेशन पे काम करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल असर्टिव रखते हुए, एपैथेटिक रखते हुए, वही सारी बातें नॉन जजमेंटल, नॉन रिडिक्यूलिंग और एम्पैथेटिक अप्रोच के साथ उनके साथ एक रिपोर्ट बिल्ड करते हैं। और उनकी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जो उनके अंदर से, उनके दिल के अंदर से जो इलाज का जो मोटिवेशन है वो उभारते हैं। तो ये तो हो गया इनिशियली। फिर पेशेंट्स जैसे जैसे स्टेबलाइज होते हैं, जैसे उनके विड्रॉल्स चलते हैं, विड्रॉल्स के लिए कुछ मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती है, जैसे विड्रॉल मैनेजमेंट या विड्रॉल मेडिकेशन कहा जाता है, जिसमें कुछ मूड स्टेबलाइजर्स, कुछ एंटीसाइकोटिक्स, कुछ सेडेटिव्स इस्तेमाल में लेके आते हैं। लेकिन उनका पर्पस होता है पेशेंट को बातचीत के लिए काबिल बनाना, उन्हें स्टेबल करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस ज्वाइन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस में कंट्रीब्यूशन कर सकें, अपनी बीमारी के बारे में सीख सकें। फिर काम शुरू होता है इंटरवेंशन डेटा प्रेजेंटेशन की तरफ, कि जो उनके मसाइल उनकी बीमारी की वजह से आए थे, इंस्टेड के उनको जैसे घर पे तान्नू की शक्ल में, प्रोवोकिंग की शक्ल में बताए जा रहे थे, एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, एक अच्छे वर्ड्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ उनकी जो बीमारी की वजह से क्राइसिस हुए थे वो लिखे जाते हैं और फैमिली उनको प्रेजेंट करती है। तो ये हो गया मिड स्टेज का इलाज। इसके साथ फिर लेटर स्टेज के अंदर उनके ऊपर जो
मॉड्यूल 4 है ट्रोइका, जो रिलैप्स प्रिवेंशन का मॉड्यूल है कि ट्रिगर्स, क्रेविंग्स, अर्जेस, वो काम किया जाता है उनके डिजीज़ कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनकी रिलैप्स प्रिवेंशन पे काम किया जाता है। तो ये एक मुख्तसर सा जो समरी है जो मेडिकेशन की और जो साइकोथेरेपी की और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसके साथ फिर रिकमेंड की जाते हैं कि ये वाइटल बिहेवियर्स आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, फैमिली वाले भी और पेशेंट भी, तो फिर उसके साथ ये इलाज आगे चलता है। 10 टास्क पे काम होता है, 12 स्टेप्स प्रोग्राम पे काम होता है, मल्टीपल बुक्स जो है 7 हैबिट्स, स्टेइंग सोबर, 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, 12 एग्जीक्यूटिव स्किल्स, सारे बातों पे काम किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होती है तो वो अपने इलाज के अंदर आता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसके अलावा जो इनेबलिंग प्रोवोकिंग है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, फैमिली से कैसे बात करने की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली की कोडिपेंडेंसी को कैसे ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ती है। जी, तो ये सवाल मेरा। बिल्कुल, आपने बहुत डिटेल में बताया कि हम इस इलाज को, जो विलिंग वेज का स्ट्रक्चर है, हम उसको किस तरह लेके यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो फरिश्ते नहीं, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट। तो पहले तो इस गिल्ट और शेम से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब वो इलाज में आते हैं और हम आइडेंटिफाई करवाते हैं कि इनेबलिंग क्या है, प्रोवोकिंग क्या है, तो काफ़ी वो गिल्ट में भी चले जाते हैं, काफ़ी उनको अपने ऊपर गुस्सा, सैडनेस भी फ़ील होती है, फ्रस्ट्रेशन भी फ़ील होती है कि हम क्या करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की बात ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और किसी को भी नहीं पता होता। एडिक्शन की तो ज़्यादा अवेयरनेस वैसे भी नहीं है, बहुत कम है। तो जो उनके रवैये, उनको कॉमन सेंस में यही समझ आ रही थी और उन्होंने वो किया, लेकिन उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, उससे बीमारी बढ़ती गई। लेकिन अब बात यह है कि अब कैसे मैनेज होगा। अब आगे, जैसे अभी तो वो इलाज में है, इलाज में वो हमारे साथ सीख रहे हैं, लेकिन अब आगे इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। और जहाँ तक कोड डिपेंडेंसी की बात है, उसको हम डायरेक्टली फ़ौरन सबसे पहले आते पहले दिन कोड डिपेंडेंसी पे बात नहीं करते। हम फैमिलीज़ को ज़रूर ये कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, आप अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करें, आप अलहदा हैं, आपके जो पेशेंट हैं वो एक अलहदा पर्सन है, उनके मूड के साथ आपके मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए, जैसा वो फ़ील कर रहे हैं उसके साथ आपको फ़ील नहीं करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो कोड डिपेंडेंसी पे सिर्फ हम इतना कहते हैं कि पेरेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का, अपनी नींद का अपना ख्याल रखें। वॉक पे हम कहते हैं कि वॉक पे जाएं। तो ये तो कोड डिपेंडेंसी हो गई। जो आज का हमारा टॉपिक है इनेबलिंग और प्रोवोकिंग, उसमें सबसे पहले हमारा आता है कि इनेबलिंग और प्रोवोकिंग हम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको समझाते हैं कि इनेबलिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं, प्रोवोकिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं। और काफ़ी दफ़ा फैमिलीज़ खुद ही आइडेंटिफाई कर लेती हैं और ये 100% फैमिलीज़ में पाया जाता है, इनेबलिंग और प्रोवोकिंग। सो फिर उनका सवाल होता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिससे हम पेशेंट की मदद कर सकें। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो आप काम कर रहे हैं, कोई भी आपका रवैया है, वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, क्या हमारे पेशेंट को इससे हेल्प होगी या रिकवरी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इफ़ द आंसर इज़ नो, आप अपने आप से जब ये सवाल करते हैं, इफ़ द आंसर इज़ नो, देन उसका मतलब कि आपकी पेशेंट की रिकवरी को वो सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद जो की एलिमेंट्स हैं वो है बाउंड्रीज़ क्रिएट करना। एक बाउंड्री बनाएं कि आप एक अलहदा इंडिविजुअल हैं और आपका पेशेंट, आपका बच्चा एक अलहदा इंडिविजुअल है। बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले से ही क्लियर बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दें कि हम ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे और ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने ये चीज़ क्रॉस की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे कि अगर आपने रिलैप्स किया तो आपको वापस से इस ट्रीटमेंट में लाया जा सकता है। तो इस तरह की बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं फैमिलीज़ को। फिर उसके बाद काम एंड असर्टिव कम्युनिकेशन। कामली, अब जो अगर कोई रिकवरी के दौरान भी कोई सिचुएशन होती है तो ज़्यादा ना फैमिलीज़ ने पैसिव होना है और ना एग्रेसिव होना है, ना इनेबलिंग करनी है ना प्रोवोकिंग करनी है। असर्टिवली जो प्रिंसिपल सेंटर्ड बातचीत है, जो ट्रीटमेंट बताता है, उस पर बातचीत करें। असर्टिवली अपनी नीड्स बताएं, असर्टिवली बताएं कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग एंड यू हैव टू फॉलो। और ये भी बताना होगा कि आप डिज़ीज़ के साथ हैं, आप ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, तो हम आपके पास हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपने अपनी रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। तो क्लियर बाउंड्रीज़ एंड क्लियर असर्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यू हैव टू सेपरेट योर लव फ्रॉम योर बिहेवियर।
अपने मकासद और जज्बात को आपने अलग-अलग रखना है कि आपके मकसद क्या है और आपका आपका एंड गोल क्या है और आपके इमोशंस क्या हैं, दोनों को सेपरेट होना चाहिए, दोनों साथ में काम नहीं कर सकते। तो ये है कुछ जो बिहेवियर्स फैमिली को करने चाहिए। क्लियर बाउंड्रीज, असर्टिव कम्युनिकेशन, सेपरेट योर लव फ्रॉम बिहेवियर्स एंड अपने इमोशंस को और अपने गोल्स को सेपरेट रखना है। तो ये मेनली तो यही है जो इनेबलिंग और प्रोवोकिंग के लिए हम गाइड करते हैं। इसके अलावा क्या वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो हम पेशेंट को भी और फैमिली मेम्बर को भी रिकमेंड कर सकते हैं, जिनसे ना सिर्फ उनकी डिज़ीज़ बेहतरी में आ सकती है, स्टेबल हो सकती है, बल्कि एक नॉर्मल जो लाइफ है वो स्पेंड करने की तरफ जा सकते हैं पेशेंट्स? अच्छा, उसके अंदर जो है क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं फैमिली के भी और पेशेंट के भी थ्रू आउट द प्रोसेस। एक तो उनमें सबसे पहली चीज़ नींद का कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, यानी फैमिली इस चीज़ में परेशानी के आलम में होती है और पेशेंट के कंसर्न की वजह से नहीं सो पा रही होती। यानी अगर पेशेंट घर से बाहर रह रहे हैं तो वो जाग रहे हैं, अगर पेशेंट जाग रहे हैं तो उसके साथ भी वो जाग रहे हैं, मतलब उनकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती है और पेशेंट के तो स्लीप पैटर्न्स वैसे ही डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम उन्हें बताते हैं कि आपने अपनी रूटीन सही करनी है, यानी स्लीप हाइजीन के स्टेप्स उन्हें बताए जाते हैं कि अगर आपको नींद ना आ रही हो तो आपने क्या करना है, वॉक कर लें थोड़ी सी। फिर उसके बाद अगर पहले तो 15 मिनट्स आप लेटें बेड पे ही इंतज़ार करें, अगर नींद आ जाए तो इट्स फ़ाइन, अगर नहीं आ रही तो फिर आपने उठ के थोड़ी देर वॉक करनी है, अपनी बॉडी को और माइंड को थोड़ा थकाना है, किसी बोरिंग एक्टिविटी में इंगेज करें या काउंटिंग बैकवर्ड्स कर सकते हैं। इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ जिससे आपका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो, थॉट्स अगर बहुत आ रही हैं तो, और थकना शुरू हो ताकि नींद की तरफ जाना शुरू हो। और जब बेड पे लेट जाएं तो सिर्फ कोई थॉट्स नहीं सोचने आपने उस टाइम पे, सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि अब मुझे सोना है, अब मेरी बॉडी को पता होना चाहिए कि इस नींद का टाइम है जब मैं बेड पे चला गया। तो ये स्टेप्स फैमिली को भी बताए जाते हैं और पेशेंट को भी बताए जाते हैं ताकि स्लीप पैटर्न सही हो। और दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन आ जाती है कि क्या डाइट कंज्यूम कर रहे हैं वो। अब इसके अंदर पेशेंट्स तो उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से होती है कि या तो बहुत ज़्यादा जंक कंजम्पशन होती है, ऑर्डर कर लिया कुछ भी और कभी भी खा लिया, या फिर बिल्कुल ही नहीं खाया। दोनों तरह के पैटर्न्स जो हैं वो अनहेल्दी हैं। तो यहाँ पे उनको एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड की जाती है, यानी जिसके अंदर ना बहुत ज़्यादा कार्ब्स हो ना प्रोटीन हो, मतलब हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में हो ताकि उनकी बॉडी वापस हील कर सके और हेल्दी पैटर्न्स की तरफ आ सके। और जब कोई बंदा यहाँ से डिस्चार्ज भी होता है, आउटडोर में जाता है, तब भी उसको गाइड किया जाता है कि एकदम से आपने बाहर जाके रोज़ बाहर से खाना शुरू नहीं कर देना, आपने एक बैलेंस डाइट मेंटेन करनी है। फिर आ जाता है आपका वाटर इनटेक, कि पानी कितना कंज्यूम कर रहे हैं। हाइड्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड होगी तो आपको हेडेक भी होंगे, फिटीग फील करती है बॉडी, स्ट्रेस की एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर जनरेट होगा। जिस तरह भूख भी जो है वो स्ट्रेस जनरेट करती है और आपके मसल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है और डिफरेंट तरह से आपका इफ़ेक्ट हो रहा होता है बॉडी के ऊपर, स्ट्रेस का एलिमेंट आ रहा होता है। इस तरह ही डिहाइड्रेशन से भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जनरेट होता है बॉडी के अंदर। तो वाटर इनटेक जो है वो प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में ये भी है कि मेडिकेशन क्योंकि दी जा रही होती है तो उसके अंदर भी क्लियरेंस के लिए अगर कोई थेरेप्यूटिक लेवल्स अचीव करने के लिए आपको अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए ताकि जो है वो जो एक्सेसिव मेडिकेशन है वो भी वो जो क्लियर हो जाए फ्रॉम द बॉडी, ताकि एक थेरेप्यूटिक लेवल मेंटेन रहे। तो पेशेंट्स को भी गाइड किया जाता है कि आपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अपने पानी का इतना इंटेक करना है जो कि आपको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करे और आपके बॉडी के लिए नेसेसरी भी है। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज का भी कहा जाता है कि वॉक आपने हर मील के बाद या तो 15 मिनट्स 20 मिनट्स कर लें या थ्रू आउट द डे कम से कम 1 आवर या 45 मिनट्स की वॉक, तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अब उसमें ये भी आप उसको डिवाइड करके शॉर्ट लाइक 15 मिनट्स आफ्टर एवरी मील कर सकते हैं या फिर आप उसको 10 मिनट्स पे भी स्विच कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो इट विल इफेक्ट हेल्प यू विद योर हेल्थ कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेनेबल भी है कि वॉक करनी है तो इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी भी नहीं है कि आप कर ना सकें और कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और इससे आपकी हेल्थ पे भी बेनिफिशियल इम्पैक्ट होता है, यानी बॉडी ना स्ट्रेस में जा रही है ना ही, और सारे बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व हुए हैं ड्यूरिंग वॉकिंग। तो इट इज़ हेल्पफुल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया। इसके साथ रिकमेंड उनको कर सकते हैं कि आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन बरकरार रखें डेली बेसिस रिलेशनशिप्स पे, अच्छे। कि 15 मिनट्स 20 मिनट्स के अंदर आप कोई दिल की बात करें और उस बंदे से बात करें जो आपका स्टेक होल्डर है, बेसिकली जिस बंदे को आपकी खैर ख्वाह
साथ में है, डिजीज़ प्रभाव भी प्रोसेस है। में भी आपके साथ ही थे वो, और उन्होंने अंडरस्टैंडिंग है उनके आपके डिजीज़ के बारे में, जिसमें नॉन जजमेंटल और रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड से वो आपको अप्रोच करें, उनसे आप बात करें रोज़। बिल्कुल, ताकि वो आपकी मदद भी कर सकें और राइट वे में मदद कर सकें, ना कि कोई इनेबलिंग की तरफ जा रहा हो, ना कोई प्रोवोकिंग की साइड पे जा रहा हो। तो ये भी एक रिकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर कोई आप उनको हॉबी क्या बता सकते हैं कि वो कोई रीडिंग, राइटिंग, कोई सिंगिंग, कुकिंग, बेकिंग, गार्डनिंग, कुछ भी जो इवन उनकी जर्नलिंग एंड राइटिंग यस, स्टफ भी हेल्प। जो उनकी ओवरऑल हॉबी बन सकती बिल्कुल, है। ओवरऑल इसमें यही है कि असर्टिव कम्युनिकेशन और बैलेंस, हर चीज़ बैलेंस हो, उनकी लाइफ भी, रूटीन भी और बातचीत भी बैलेंस हो, तो इससे ज़िंदगी बेहतर होगी। यस, तो आज का जो शो है वो इसी के मुतल्लिक था कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, नशे की बीमारी, इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर बीमारी। मतलब कि डिजीज़ जब होती है तो बिल्कुल। उसका इलाज उसके साथ वाबस्ता बिल्कुल। हो जाता है। उसके अंदर वादे लेना या फिर बुरा भला कहना, उससे डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, हो सकता है ज़्यादा ख़राबी ही मिले। और ऐसे ही देखने को मिलता है, इनेबलिंग जब होती है, प्रोवोकिंग जब होती है, तो कम्युनिकेशन लाइन भी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, और जो डिज़ीज़ है वो नशो मना पाती है। तो बीमारी को बीमारी समझते हुए, ना कि किरदार की ख़राबी समझते हुए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और बीमारियों में पनिशमेंट का भी कोई रुझान नहीं होता, पनिशमेंट से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी बातें थी जो आज का खुलासा बनता है कि बीमारी को, एडिक्शन की बीमारी को बीमारी समझते हुए उसको इलाज में लेके आने का फ़ैसला करें, फैमिली वाले, पेशेंट। और उसके अंदर जो इनेबलिंग प्रोवोकिंग है, उसके अंदर जो कोडिपेंडेंसी है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता अपने प्रोफ़ेशनल से डिस्कस करें। जैसे वो आपको बताते हैं, जहाँ पे जो बात करने वाली है वो करते हैं, और उसको आहिस्ता-आहिस्ता मैनेजमेंट की तरफ लेके आते हैं। तो हमारा आज का शो इधर इख्तिताम पे पहुंचता है, लेकिन अगर कोई भी सवाल हो किसी का, कोई इनपुट हो जो हम तक पहुंचाना चाहता हो, कोई मैसेज हम तक पहुंचाना चाहता हो, कोई नेक्स्ट शो का टॉपिक सजेस्ट करना चाहता हो, तो हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे फेसबुक चैनल पे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 24/7 अवेलेबल है, उस पे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, अपना वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, ताकि आपका इनपुट, आपका मैसेज हम तक पहुँचे और उस पे भी हम जो डिस्कशन है वो कर सकें। तो आप सब अपना ख्याल रखें, एंड आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।